तो क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ। ठीक है, नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ मतलब कि वो प्रिंसिपल जो कहता है कि नो वन कैन बी ए जज इन हिज ओन केस। ठीक है, नो वन कैन बी ए जज इन हिज ओन केस। तो ये कौन से रूल पे डिपेंड होता है? ठीक है, ये कौन से रूल पे ये डिपेंड करता है ये प्रिंसिपल, इस बारे में हम बात कर रहे थे। तो जब हम हमारे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या कह रहे हैं, तो प्रिंसिपल जब हम देखते हैं तो प्रिंसिपल बात कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका मतलब होता है जस्ट नेचुरल। ठीक, तो अब ये बोल रहा है कि नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सिंपली कि एक सेंसिबल और रीजनेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो पहला रूल जो होता है वो होता है हियरिंग रूल। ठीक है, वो क्या कहता है क्योंकि दूसरी जो पार्टी है उसे भी हियरिंग का पूरा मौका मिलना चाहिए। और दूसरा होता है बायस रूल, जो क्या कहता है कि जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट है वो किसी भी बायस से फ्री होनी चाहिए जब कोई भी वो डिसीजन ले रही है। द डिसीजन शुड बी गिवन इन अ फ्री एंड फेयर मैनर विच कैन फुलफिल द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, और तीसरा रूल क्या कह रहा है? रीजन्ड डिसीजन, कि जो ऑर्डर है, जो डिसीजन है प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज का, वो एक वैलिड और रीजनेबल ग्राउंड पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, मान लीजिए कि ए ने बी के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया। ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट कोई क्राइम कमिट किया गया और जब बी उसके बारे में उस चीज़ के रेमेडी के लिए कोर्ट जाता है, ठीक है, उसे पनिश कराने के लिए, ए को पनिश कराने के लिए कोर्ट जाता है या किसी भी तरीके के कंपनसेशन के लिए कोर्ट जाता है। ठीक है, बेसिकली कोई भी सूट किसी भी तरीके का, चाहे वो क्रिमिनल हो, सिविल हो, कैसा भी सूट हो, वो ए के अगेंस्ट फाइल करता है और वो पर्टिकुलर जज जो ए और बी के बीच में जो सूट है, जो केस है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ठीक है, उनके बारे में डिसीजंस देने वाला है, वो कौन है? वो ए के क्या है? वो ए के पैटर्नल अंकल है। क्या है? ए के पैटर्नल अंकल। ठीक, यानी कि उसके चाचा है, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है सी। तो ए और बी के बीच में लड़ाई हुई, बी जब केस करता है ए के, तो जिस कोर्ट में वो केस जाता है वो किसके पास जाता है? वो जज सी के पास जाता है, जो कि क्या है? जो कि ए के पैटर्नल अंकल हैं। क्या है? पैटर्नल अंकल है। यहां तक बात क्लियर है? तो देखिए, अब एक चीज यहां से हम अज्यूम कर सकते हैं कि सी का जो भी डिसीजन रहेगा, सी का जो भी डिसीजन रहेगा वो क्या रहेगा? वो बायस हो सकता है। कैसा हो सकता है? वो बायस हो सकता है। क्यों बायस हो सकता है? क्योंकि सी जो भी डिसीजन सुनाएगा वो किसके फेवर में जाएगा? वो ए के ही फेवर में जाएगा, भले ही गलती किसकी हो? गलती ए की हो। ठीक है, भले ही इंजरी सफर बी ने करी हो, लेकिन जो है डिसीजन किसके फेवर में जाएगा? ए के फेवर में जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के चाचा हैं, वो ही जज हैं। ठीक, तो एक बायसनेस हो सकती है। क्या हो सकती है? एक बायसनेस हो सकती है। किसके बिहाफ पे? जज के बिहाफ पे, है ना? किसके लिए? ए के लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि ए उनका रिश्तेदार है। ठीक है, जरूरी नहीं है चाचा, मामा भी हो सकते हैं, ताऊ, दादा, दादी, पापा, मम्मी, भाई, बहन, जीजा, जीजी, कुछ भी। ठीक, किसी भी तरीके का रिश्ता। मैं तो कह रहा हूँ पड़ोस में रहने वाले अंकल भी अगर हैं आपके, ठीक है, और वो भी इस तरीके की बात अगर कर रहे हैं, वो भी अगर जज हैं आपके केस में, तो वो भी आपके लिए बायस हो सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए, तो क्या होगा? ये कौन से रूल में आएगा? ये आपका आएगा बायस रूल में। क्यों आएगा बायस रूल में? क्योंकि जो हियरिंग रूल है वो क्या बोल रहा है? वो तो ये कह रहा है कि भाई दोनों पार्टी को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है। ठीक है, क्या देनी है? दोनों पार्टी को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है। किस चीज की? दोनों पार्टी को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने रख सके, कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता सके, जिसको सुन करके हम एक डिसीजन दे सकें। पहली चीज। जब हम रीजन डिसीजन की बात कर रहे हैं तो रीजन डिसीजन ये कह रहा है कि भाई किसी रीजनेबल ग्राउंड पे जो भी प्रिसाइडिंग अथॉरिटीज हैं, वो जो भी डिसीजन दे रही हैं, जो भी ऑर्डर दे रही हैं, वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? वो एक रीजनेबल ग्राउंड पे बेस्ड होना चाहिए। किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए? रीजनेबल ग्राउंड पे बेस्ड होना चाहिए। बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए, तो जब हम बात कर रहे हैं कि भाई रीजनेबल ग्राउंड पे बेस्ड होना चाहिए, और जब तीसरा रूल, ठीक, तीसरा रूल हम देखते हैं। तीसरा रूल कौन सा है? तीसरा रूल है अपना बायस रूल। बायस रूल क्या कह रहा है? बायस रूल कहता है कि जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट है, जो पैनल ऑफ जजेस है,
वो किसी भी तरीके की बायस से फ्री होनी चाहिए। ठीक, बायस से फ्री होने चाहिए मतलब कि वो किसी भी एक पार्टी की लिए बायस्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके फेवर में डिसीजन वो ना सुनाए, उसको फेवर ना करें बेसिकली वो। ठीक है, तो जब भी वो डिसीजन ले तो वो एक फेयर मैनर में ले, एक फ्री मैनर में ले, और जो नेचुरल जस्टिस का कंसेप्ट है उसे फुलफिल करे। ठीक है, किसी भी तरीके से एक बायस का कंटेंट वहां पे नहीं आना चाहिए जिससे ये देखे कि एक जज ने दूसरे पार्टी को फेवर किया है। ठीक, तो ये होता है आपका बायस रूल। अगर यहाँ पे कोई भी इंसान अपने ही केस में जज बन जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो एक फ्री और फेयर मैनर में डिसीजन को नहीं सुना पाएगा। वो क्या करेगा, वो अपनी पार्टी की तरफ, जो उसकी नोन पार्टी है, जो उसकी जानने वाले पहचानने वाला जो पार्टी है उसमें, ठीक है, जिससे उसका कोई रिलेशन है किसी भी तरीके का, ठीक है, तो उसके फेवर में डिसीजन वो सुनाएगा या सुना सकता है। ठीक, तो ये होता है आपका बायस रूल। तो किस चीज में आएगा 81 का आंसर आपका, कि वो भाई बायस रूल में आएगा। ठीक, कि कोई भी इंसान अपने ही केस में क्या नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान अपने ही केस में जज नहीं बन सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 में कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे हमें आंसर देना है। ठीक है, हमारे जो प्रिंसिपल हैं किसके, हमारे प्रिंसिपल हैं नेचुरल जस्टिस के। किसके प्रिंसिपल हैं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं, और उसके बेसिस पे हमें आंसर देना है कि कौन, इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 82 के फैक्ट्स देख लेते हैं। पहले फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, उसके बाद बात करते हैं हम कि क्या इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 के फैक्ट बोल रहे हैं कि मिस्टर एक्स इज अ पब्लिक सर्वेंट। क्या है मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स एक पब्लिक सर्वेंट हैं, एम्प्लॉयड इन अ पीएसयू। ठीक है, किस चीज में एम्प्लॉयड है, एक पीएसयू में एम्प्लॉयड है। पीएसयू का मतलब हम समझते हैं, पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, तो मिसेस वाई हु इज द वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम पीएसयू, और मिसेस वाई जो हैं, जो कि क्या हैं, वो मिस्टर एक्स की वाइफ हैं, वो भी उसी पीएसयू, सेम पीएसयू में एम्प्लॉय हैं। ठीक, मिस ए फाइल्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर एक्स फॉर सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, मिस्टर एक्स के अगेंस्ट मिस ए ने सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस की कंप्लेंट फाइल करी। किसके बिफोर, आईसीसी के बिफोर। तो आईसीसी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं होता है आईसीसी का मतलब, आईसीसी का मतलब होता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। क्या होता है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के समक्ष, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के बिफोर मिसेस ए ने, मिस ए ने मिस्टर एक्स के अगेंस्ट किस चीज़ की कंप्लेंट करी, कंप्लेंट करी उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस की। ठीक, आफ्टर कंप्लीटिंग हर इंक्वायरी, ठीक, कौन ने कंप्लीट करी इंक्वायरी, मिसेस वाई ने। मिसेस वाई क्यों, क्योंकि मिसेस वाई जो है वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की हेड हैं। क्या है वो, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की हेड है। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर इंक्वायरी, और अपनी इंक्वायरी जब मिसेस एक्स ने कंप्लीट करी मिसेस वाई ने, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मिस्टर वाई जो हैं वो गिल्टी हैं किस चीज़ के, सेक्सुअल हरेसमेंट के। सेक्सुअल हरेसमेंट के गिल्टी है मिस्टर एक्स, और उन्होंने बोला कि इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाए। ठीक, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट स्टार्ट की जाए। नाउ ऑन व्हाट ग्राउंड्स मिस्टर एक्स में चैलेंज हर फाइंडिंग्स। ठीक, मिस्टर एक्स किन ग्राउंड्स पे उस कमिटी की फाइंडिंग्स को चैलेंज कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, क्या पूछा गया है कि जो मिस्टर एक्स हैं जिन्हें गिल्टी पाया गया है किस चीज़ के लिए, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस के लिए अगेंस्ट मिस ए, तो उन्हें किस पर्टिकुलर ग्राउंड पे वो उस फाइंडिंग, उस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की फाइंडिंग को चैलेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक की बात क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि मिसेस वाई इज एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम इंस्टीट्यूशन एंड द इंक्वायरी शुड हैव बीन कंडक्टेड बाय अ पर्सन आउटसाइड द इंस्टीट्यूशन। बोल रहा है कि जो मिसेस वाई हैं वो उसी सेम इंस्टीट्यूशन की क्या है, एम्प्लॉय हैं, और जो इंक्वायरी है वो किसके द्वारा कंडक्ट की जानी चाहिए, एक ऐसे पर्सन से कंडक्ट कराई जानी चाहिए जो कि क्या है, जो कि उस पर्टिकुलर
कंपनी में, उस पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम नहीं करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि द कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय अ फीमेल एम्प्लॉय सो द इंक्वायरी मस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय अ मेल एम्प्लॉय। दूसरा बोल रहा है कि क्योंकि वो जो पर्टिकुलर कंप्लेंट है वो एक फीमेल एम्प्लॉय ने कंप्लेंट फाइल करी थी, तो जो इंक्वायरी है वो कौन हेड करेगा, वो कौन कंडक्ट करेगा, एक मेल एम्प्लॉय के द्वारा कंडक्ट, एक मेल एम्प्लॉय से कंडक्ट करानी चाहिए थी। ठीक, बात समझ गए? दोनों ऑप्शन क्या कह रहे हैं? चलिए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मिस्टर वाई इज द वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स, कि मिसेस वाई जो है वो किसकी वाइफ है? मिस्टर एक्स की वाइफ है। एंड शी होल्ड्स अ पर्सनल बायस इन द केस, और वो एक पर्सनल बायस क्या करती हैं? होल्ड करती हैं उस पर्टिकुलर केस में। सो द इंक्वायरी शुड नॉट हैव बीन कंडक्टेड बाय हर। ठीक है, और वो जो इंक्वायरी है वो उनके द्वारा कंडक्ट नहीं करानी चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए, और चौथा बोल रहा है कि मिस्टर एक्स बीइंग द अक्यूज्ड शुड हैव कंडक्टेड द इंक्वायरी हिमसेल्फ। और चौथा बोल रहा है कि क्योंकि मिस्टर एक्स अक्यूज्ड है तो उन्हें खुद को ही ये इंक्वायरी कंडक्ट करनी चाहिए थी। बात खत्म? चलिए, बात खत्म, तो आगे बढ़ते हैं। तो बात यह है कि ऑप्शन ए बोल रहा है कि मिस्टर वाई इज एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम। ठीक, कि एक बोल रहा है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए कि क्योंकि अक्यूज्ड खुद ही एक बंदा है जो किस चीज का अक्यूज्ड है, किस चीज का अक्यूज्ड है? एक बंदा सेक्सुअल हैरेसमेंट का अक्यूज्ड है। किस चीज का अक्यूज्ड है? सेक्सुअल हैरेसमेंट का अक्यूज्ड है। ठीक, और ये कह रहा है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का अक्यूज्ड है वो खुद ही अपने खिलाफ क्या करे? इंक्वायरी कंडक्ट करे। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या वो कभी अपने आप को उस चीज के लिए गिल्टी बताएगा? अरे सेक्सुअल हैरेसमेंट ही नहीं, मर्डर हो या कोई, चलिए मर्डर तो एक अलग चीज हो गई, किसी भी तरीके की डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी कोई इंसान अपने अगेंस्ट क्यों चलाएगा? भाई उसे क्या लेना देना? और अगर वो अपने अगेंस्ट किसी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग को चालू करेगा भी, कंडक्ट करेगा भी, तो क्या वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल से पे बेस्ड है? क्या वो बायस नहीं होगा अपने लिए, खुद के लिए? बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन डी जो है ये तो आपका बहुत ही वेग है, ये हमारा क्या हो जाता है? एलिमिनेट। अब जो ऑप्शन बी बोल रहा है कि भाई क्योंकि कंप्लेंट जो है वो एक फीमेल एम्प्लॉय ने करी थी, तो जो मेल एम्प्लॉय है वो उस इंक्वायरी को कंडक्ट करे, फीमेल उस इंक्वायरी को कंडक्ट नहीं कर सकती है। क्या ये बात सही है? क्या इस बात में आपको कुछ लगता है कि भाई कहीं से एक लॉजिक लगता है कि भाई मेल अगर कंप्लेंट करेगा तो फीमेल इंक्वायरी कंडक्ट करेगी, और अगर फीमेल कंडक्ट कर रहा है, फीमेल कंप्लेंट फाइल कर रही है, तो मेल ही इंक्वायरी कंडक्ट करेगी? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्या इस चीज़ में कुछ दम है? इस बात में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक वेग बात है। ठीक है, इसमें के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्या नहीं है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, ये किस चीज़ पे बेस्ड नहीं है? ये हमारे प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। हमारा प्रिंसिपल कुछ और ही बात करता है, और ये किसी तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? किसी थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए तो सेक्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, कि अगर कोई फीमेल मेंबर कंप्लेंट करती है तो मेल मेंबर इंक्वायरी को कंडक्ट करेगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो ये जो बी है ये भी हमारा क्या हो जाता है? ये भी हमारा हो जाता है एलिमिनेट। अब बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। हमें उन दोनों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, पहला बोल रहा है कि क्योंकि मिस्टर वाई उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की एम्प्लॉय हैं, तो मिसेस वाई उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की एम्प्लॉय हैं, और तो इंक्वायरी उन्हें नहीं कंडक्ट करनी चाहिए, जबकि किसे करनी चाहिए? किसी एक ऐसे पर्सन की जो उस इंस्टीट्यूशन का नहीं है, एक आउटसाइडर है। एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। चलिए, और सी क्या बोल रहा है कि क्योंकि मिस्टर वाई जो हैं, मिस्टर एक्स जो हैं उनकी वाइफ हैं, कौन? मिसेस वाई, जो कि उस कमेटी को हेड कर रही हैं, तो उनकी एक पर्सनल बायस है किसके लिए? मिस्टर एक्स के लिए। ठीक, तो इसलिए ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो है वो उनके द्वारा कंडक्ट नहीं कराई जानी चाहिए। क्या? आपकी कमेटी की फाइंडिंग्स जो हैं वो उन्हें फाइंड नहीं करनी चाहिए, उन्हें कंडक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और उनके रिकमेंडेशन इस केस में नहीं माने जाएंगे।
ऐसा क्यों, ठीक, ये चीज समझते हैं। देखिए क्या है कि कौन है यहाँ पे, 3 लोग हैं, एक्स, वाई और ए, ठीक। एक्स इज द हस्बैंड, वाई इज द वाइफ एंड ए इज द विक्टिम। बात समझ में आ गई। अब देखिए जब एक्स ने, ठीक, जब ए ने एक्स के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया तो वाई बीइंग हिज वाइफ उसे बहुत गुस्सा भी आ सकता है, ठीक, कि अरे मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, ये वो ऐसा वैसा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, तलाक तलाक तलाक, समझ गए। तो ये चीज़ पॉसिबल है, ठीक। और इस रेज में, इस गुस्से में, इस एंगर में ये चीज़ भी पॉसिबल है कि जो मिसेस वाई हैं वो मिस्टर एक्स के अगेंस्ट ही डिसीजन सुनाए। क्यों? क्योंकि जल्दी बताइए क्यों? क्योंकि वो अपना पर्सनल बायस लेकर के बैठी हैं। क्या लेकर के बैठी हैं? पर्सनल बायस लेकर के बैठी हैं, ठीक, बात समझ गए। तो पर्सनल बायस के कारण मिस्टर एक्स इस पर्टिकुलर केस को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हुआ। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, ठीक। क्वेश्चन नंबर 83 में भी हमें फैक्ट्स दिए हुए हैं और फैक्ट्स पे बेस्ड हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं हमें। फैक्ट्स के बाद हम देखते हैं कि उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे फैक्ट्स पे ठीक बैठेगा, है ना। क्वेश्चन 83 के बाद इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन 84, 85 है और उसके बाद आई गेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन 3 क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करेंगे, ठीक है। तो ये क्लैट का जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये नए कंसेप्ट पे है। किस कंसेप्ट पे है? ये न्यू कंसेप्ट पे है, ठीक। और ये जो न्यू, ये लिखा गया, ठीक है। तो ये जो न्यू कंसेप्ट है ये कब से आया है आप सभी जानते होंगे। आप सब बहुत जो है होशियार तो बच्चे हैं ही। ये न्यू कंसेप्ट कब से आया है? ये न्यू कंसेप्ट आया है 2020 से। कब से? 2020 से। 2020 से ये नया कंसेप्ट आया है। और ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि भैया अब क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे। पहले कैसे आते थे? पहले आते थे एक प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल पे बेस्ड फैक्ट्स और उस पर 4 ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। हमने बहुत दिनों से हम कर भी रहे हैं। या फिर कैसे आते थे? या फिर नॉर्मल एप्टीट्यूड बेस्ड, है ना, नॉर्मल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक बड़ा सा प्रिंसिपल दिया होगा और उस बड़े से प्रिंसिपल पे क्या पूछे जाएंगे? कुछ 4 to 5 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 4 to 5 क्वेश्चंस, ठीक। और उन 4 से 5 क्वेश्चंस का हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या सुधारनी पड़ेगी? सबसे पहले हमें सुधारनी पड़ेगी हमारी रीडिंग हैबिट्स, ठीक। तेज पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और तेज ऐसे नहीं पढ़ना है हमने कि पढ़ना शुरू किया कि जैसे ये लिखा है तो हमने पढ़ना शुरू किया। मिस्टर ए जर्नी आल्सो लैंड ऑफ मिस्टर बी हु रिसाइड्स इन एन अपार्टमेंट ओन्ड बाय मिस्टर ए ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेंट फॉर 3 consecutive months मिस्टर ए सर्व्ड एन इविक्शन नोटिस टू मिस्टर बी नाउ चूज द मोस्ट फेवरेबल। क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। आया कुछ समझ में? नहीं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक। हमें इसे तेजी से पढ़ना भी है और साथ साथ उसे ग्रैब भी करना है, साथ साथ उसे अंडरस्टैंड भी करना है, साथ ही साथ उसे उस चीज़ को हमें समझना भी है। बात क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से हमें हमारी रीडिंग हैबिट्स को सुधारना है। तो ये रीडिंग हैबिट्स हमारी कैसे सुधरेंगी? ये रीडिंग हैबिट्स हमारी सुधरेंगी किस तरीके से? बाय रीडिंग व्हाट? बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक। न्यूज़पेपर्स को पढ़िए। न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा हमें क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा पढ़ना है हमें एडिटोरियल सेक्शन। कौन सा सेक्शन? एडिटोरियल सेक्शन। क्यों? क्योंकि वो हमें लीगल में तो हेल्प करेगा ही, साथ साथ वो हमें जीके में भी हेल्प करता है और इंग्लिश में भी हेल्प करता है। किस चीज़ में हेल्प करता है? और इंग्लिश में भी हेल्प करता है, ठीक। जीके में तो हेल्प करेगा ही, साथ साथ वो हमें इंग्लिश में भी हेल्प करेगा। बात क्लियर है? समझ में आ गई यहाँ तक? चलिए, तो इस चीज़ को समझ के रखिए कि इस तरीके से, ठीक। और एक और चीज़ पे हमें ध्यान देना है जो कि क्या है? जो कि है हमारी वोकेबुलरी, ठीक है। क्या है? वोकेबुलरी। वोकेबुलरी क्यों? क्योंकि जब इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे तो कुछ ऐसे वर्ड्स आए थे जो थोड़े नए थे, जैसे
स्ट्रिंजेंट, है ना, स्ट्रिंजेंट एक वर्ड आया था, ठीक। तो ऐसे अब देखिए स्ट्रिंजेंट इज नॉट अ न्यू वर्ड, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नया वर्ड हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट चीज़ें, लेकिन तो भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वोकेबलरी पे हमें ध्यान देना है, ठीक। और एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने से हमें एक और क्या फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा होता है कि जीके में, इंग्लिश में, है ना, और लीगल, इसमें कभी कभी तो एक किसी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन ही उठा करके वो हमसे पूछ लेते हैं। तो जब हमें पता है कि हमें क्वेश्चन एडिटोरियल से आ सकते हैं, तो क्यों ना हम उस एडिटोरियल को दूध में मिला करके पी जाएं, है ना। बात समझ में आ रही है। तो एडिटोरियल सेक्शन पे हमें बहुत ध्यान देना है, एडिटोरियल सेक्शन को हमें बहुत अच्छे से समझना है, देखना है, परखना है, ठीक है। सारे एडिटोरियल्स को फॉलो करना है और फॉलो करके उन्हें हमें उनके बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो याद करने हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 83 में देखते हैं कि मिस्टर ए इज अ जज एंड ही इज ऑल्सो द लैंडलॉर्ड ऑफ मिस्टर बी। मिस्टर ए क्या है? मिस्टर ए एक जज हैं, जो आप में से बहुत लोग बनना चाहते होंगे, ठीक है। और वो क्या है? वो लैंडलॉर्ड भी हैं, किसके? मिस्टर बी के। मिस्टर बी के मकान मालिक भी हैं, लैंडलॉर्ड भी हैं। मिस्टर ए एक जज हैं और लैंडलॉर्ड है मिस्टर बी के, हु रिसाइड्स इन एन अपार्टमेंट ओन्ड बाय मिस्टर ए, ठीक है ना। वो एक अपार्टमेंट में रहता है, मिस्टर बी जो है एक अपार्टमेंट में रहते हैं, जो किसका है? मिस्टर ए का है, ठीक। चलिए, ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेंट फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ, मिस्टर ए सर्व्ड एन एविक्शन नोटिस टू मिस्टर बी। क्योंकि 3 महीनों से उन्होंने क्या नहीं दिया था? रेंट नहीं दिया था। तो मिस्टर ए जो हैं, जो हमारे जज साहब हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिस्टर बी को एक एविक्शन नोटिस दिया कि भाई मेरा घर खाली करो और पतली गली से निकल लो। नाउ चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन अमंग दी फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है? हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन 4 ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा। समझ गए बात को हम? चलिए, ऑप्शन ए बोल रहा है कि बीइंग अ जज हिमसेल्फ मिस्टर ए कैन नॉट इशू सच नोटिस ऑफ एविक्शन। ये बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि वो एक जज हैं, तो वो एक एविक्शन नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी बोल रहा है कि मिस्टर ए कैन इशू सच नोटिस बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी एज अ जज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लैंडलॉर्ड। मिस्टर ए की ये ड्यूटी है कि वो एविक्शन नोटिस इशू करें, एज अ जज उनकी ये ड्यूटी है ना, अपार्ट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो जज हैं तो उनकी ये ड्यूटी है। ऐसा बोल रहा है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन सी आपका बोल रहा है कि सच नोटिस इज इलीगल एज मिस्टर बी वाज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। सी बोल रहा है कि भाई मिस्टर बी को अपना केस प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया गया, इसलिए ये जो केस है, ये जो नोटिस है वो इलीगल है। और डी बोल रहा है कि मिस्टर ए इशूड सच नोटिस इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एज अ लैंडलॉर्ड एंड नॉट बीइंग अ जज। और चौथा बोल रहा है कि मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या एक नोटिस दिया कि भाई मेरा घर खाली कर दो अगर आप किराया नहीं दे पा रहे हो तो, ठीक है। उन्होंने एज अ जज ऑर्डर नहीं दिया है, ठीक है। एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है वो, क्या नहीं है? वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिया है उन्होंने एज अ जज, ठीक है। जज की कैपेसिटी में उन्होंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक क्या है? डॉक्यूमेंट है, जो कि किस कैपेसिटी में दिया गया है? पर्सनल कैपेसिटी में दिया गया है, ठीक है ना। पर्सनल कैपेसिटी का ये डॉक्यूमेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, तो आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। जल्दी से एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिए। तो देखिए केस यहाँ पे क्या है? केस यहाँ पे ये है कि x जो है, ठीक है ना, x तो है ही नहीं, x जो है वो तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं। अब क्या करेंगे हम? अब हम a और b से ही काम चला लेंगे, ठीक। a जो है वो क्या है? वो जज है, ठीक। और क्या है?
लैंडलॉर्ड है ना, और बी क्या है, बी है टेनेंट, ठीक है, जो कि इस अपार्टमेंट में रहता है जो मिस्टर ए का है, ठीक। ए जो कि एक लैंडलॉर्ड है और बाय प्रोफेशन जज है, उनका एक अपार्टमेंट है जिसमें बी क्या है, टेनेंट है। बात समझ में आ गई, यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, तो बी भाई साहब 3 महीनों से, कितने महीनों से, 3 महीनों से उन्हें किराया नहीं दे रहे हैं। बी भाई साहब जो है 3 महीनों से उन्हें किराया नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए ए ने क्या किया, बी को एक नोटिस दिया कि आप मेरा घर खाली कर दीजिए क्योंकि आप मेरा किराया देने में कैपेबल नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक। मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप मेरा किराया नहीं दे पाएंगे, आपकी इतनी क्षमता नहीं है, ठीक है, आपके पास शायद इतना पैसा नहीं है, या आपको जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, वॉट एवर द प्रॉब्लम में भी, आप मेरा घर खाली कर दीजिए, मैं किसी और को किराए पे दे दूंगा, जो भी लिखा हो उस नोटिस में, वॉट एवर द नोटिस इज। नोटिस हमें यहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया, हम मान के चलते हैं, ठीक। चलिए, तो ए बी के बीच में ये बातें हुई। अब ये मुझे बताइए कि ये जो अपार्टमेंट है, इसे किराए पे देना, इसे किराए वाले से खाली करवाना, इसे, इसका रेंट कलेक्ट करना, इसकी मरम्मत कराना, ठीक है, इसको रेंट पे देने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट देना, ये जितने भी काम मिस्टर ए कर रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? एज अ जज और एज अ लैंडलॉर्ड। जल्दी बताइए, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं? एज अ जज या एज अ लैंडलॉर्ड? वो कर रहे हैं एज अ लैंडलॉर्ड, ठीक। तो अगर वो कोई भी काम एज अ लैंडलॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या वहां पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल आएगा? क्या वहां पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कुछ भी बात करेगा? क्यों? क्योंकि वो कोई केस तो है ही नहीं ना, उन्होंने अपना घर दिया है, वो अपना घर खाली करवाना चाहते हैं, उनको घर का किराया नहीं मिल रहा है। भाई उन्होंने घर किराए पे दिया ही क्यों था? उन्होंने घर किराए पे दिया ही इसलिए था ना कि आई विल बी गेनिंग प्रॉफिट आउट ऑफ दिस, हाँ, आई विल बी गेटिंग अ रेंट, ठीक, हैंडसम रेंट, ठीक, ठीक है, ठीक। तो वो ये चाहते थे कि भाई, उनका सोचना ये था कि आई विल बी गेटिंग अ हैंडसम अमाउंट आउट ऑफ दिस अपार्टमेंट, है ना, दैट विल बी माई इनकम। अब जब वो इनकम ही उन्हें 3 महीनों से नहीं मिल रही है, तो वो उस घर को वेकेंट नहीं कराएंगे क्या? बिल्कुल कराएंगे, उनकी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो ये चीज उन्होंने क्या की है? ये चीज उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में करी है, ठीक। तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कहीं से नहीं आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि बीइंग अ जज हिमसेल्फ मिस्टर ए कैन नॉट इश्यू सच नोटिस ऑफ इविक्शन। रॉन्ग। भाई वो जज हैं तो क्या हुआ, उनकी पर्सनल लाइफ भी तो है। बी बोल रहा है मिस्टर ए कैन इश्यू सच नोटिस बिकॉज इट इज हिज ड्यूटी एज अ जज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लैंडलॉर्ड। नो, जज की यही ड्यूटी थोड़ी ना है कि जितने घर किराए से चल रहे हैं उनके लिए, सबके लिए वो इविक्शन का या खाली करने का नोटिस टाइप करते रहे। क्या जज की यही ड्यूटी है? तो ये बाकी जो केस चल रहे हैं वो कौन देखेगा? नहीं, बिल्कुल, एज अ जज उनकी ये ड्यूटी नहीं है। सच नोटिस इज इलीगल एज मिस्टर बी वाज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस। अरे भाई, उस आदमी को अपॉर्चुनिटी क्या दे प्रेजेंट करने की? ऐसा तो नहीं है कि वो टाइम टू टाइम अपना पैसा दे रहा था इसलिए उससे खाली करवाया गया। अरे 1 महीने तुमने उसे मौका दिया, 2 महीने दिया, 3 महीने दिया, 3 महीने से अगर कोई रेंट नहीं दे रहा तो उसे क्या उसकी अपॉर्चुनिटी दी जाए? और इन चीजों में, और अपॉर्चुनिटी टू हियर द केस वाली चीज तो जब आती है ना नेचुरल जस्टिस की, ये तो उन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में किया है। तो डी क्या बोल रहा है कि मिस्टर ए इशूड सच नोटिस इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एज अ लैंडलॉर्ड एंड नॉट बीइंग अ जज। बिल्कुल, मिस्टर ए जो है उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड में ये नोटिस इशू किया है, एज अ जज नोटिस इशू नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे? आगे बढ़ के देखेंगे हम अगला सवाल। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले आए। चलिए, 1 करोड़ रुपए का सवाल तो नहीं होगा ये, देखते हैं कितने करोड़ों का सवाल है, लेकिन देख जरूर लेते हैं क्योंकि देखने हमें सारे सवाल हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब बात कहाँ पे आके अटकी है? बात यहाँ पे आके अटकी है कि हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे, और ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस।
ये पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शन आपको जो दिए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्या नहीं है, जो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के वायलेशन में नहीं है। किस चीज़ के वायलेशन में नहीं है? नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के वायलेशन में नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये चारों जो हैं आपके क्या हैं, चारों ऑप्शंस जो हैं इन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो अब इसमें एक ट्रिक है, देखिए इसमें से 4 नहीं, आपको 3 ऑप्शन ही पढ़ने की जरूरत है। ये ट्रिक क्या है? ये ट्रिक ये है कि चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है ना। तो हम 3 पढ़ लेंगे और हमें पता चलेगा कि भाई तीनों ही वायलेशन में नहीं है, तो हम बोल देंगे कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है ना। तो ऑल ऑफ द अबव वाले को बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे मैं बता देता हूँ कि एलिमिनेट हो जाएगा, तो इससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? बात में कोई परेशानी, बात में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल से ये सवाल है, बहुत ही सिंपल से इसके जो कंसेप्ट हैं, कोई बहुत भारी भरकम कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, बहुत इजी चीजें हैं। चलिए तो बात करते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की। ऑप्शन 4 हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एक ट्रिक में मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या ट्रिक है। तो इस ट्रिक के तहत हम 3 ऑप्शन पढ़ेंगे और तीनों में से बताएंगे कि कौन सा आंसर सही है या फिर चौथा आंसर सही है, ठीक।